नमस्कार। माना टीवी तेलंगाना चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने गुरुकुल प्रिलिमिनरी परीक्षा जो हिंदी माध्यम से आयोजित की जाती है, इसके पाठ्यक्रम के संबंध में कई चर्चाएं की हैं, जिनके अंतर्गत हमने तेलंगाना से संबंधित आंदोलन जो हुए थे उनके संबंध में हमने चर्चा की है और इसी प्रकार तकनीकी एवं विज्ञान के संबंध में भी चर्चा हुई है। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं सत्यनारायण जी, जो आज नैतिक शिक्षा के संबंध में हमसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सत्यनारायण जी। नमस्कार मैडम। तो हम चाहेंगे कि परीक्षा में नैतिक शिक्षा से संबंधित किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जी बिल्कुल मैडम। परीक्षार्थी ध्यान दें तो इस विषय के अंतर्गत मतलब मोरल वैल्यूज़, नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्य के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मूल्यों से संबंधित शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मूल्यों की विशेषताएं, उसके बाद मूल्यों के स्रोत, मूल्यों का वर्गीकरण या मूल्यों से संबंधित परिभाषाएं। इस प्रकार हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे संविधान में मूल्यों से संबंधित क्या चर्चा की गई है, उसके बाद कई आयोग नियुक्त की गई है। आयोगों के जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन आता है, तो प्रतिवेदन के अंतर्गत जितने भी बताए गए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो मूल्यों से संबंधित इसका शाब्दिक अर्थ। तो मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं। हम सभी जानते हैं अंग्रेजी शब्द। तो वैल्यू शब्द जो है लैटिन भाषा के वेलेरे शब्द से बना है। वेलेरे का कई अर्थ हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत, गुण या विशेषता, उपयोगिता आदि। इस प्रकार इसका अर्थ बताया गया है शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत। इस शाब्दिक अर्थ को और आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में मूल्य को महत्ता, उपयोगिता, वांछनीय तथा उन गुणों को जिन पर यह निर्भर है के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में व्यक्त किया है अर्थ इसका। अगर हम परिभाषा पर ध्यान दें तो कई प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो कई लोग परिभाषित की है मूल्यों के बारे में। तो सबसे पहले सामान्य रूप से हम परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचारम को अपने के पूर्व यह निर्णय करता है कि वह अपनाए या त्याग दे। तो वो करने से पहले सोचता है मनुष्य, उसको अपनाऊं या समाज में उसको छोड़ दूं। तो इस प्रकार जो चर्चा करते हुए आगे बढ़ता है, जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तो मूल्य कहलाता है। जैसे कोई कार्य करता है, तो वो सही है या गलत, इस प्रकार जो सोच विचार जब मनुष्य के मन में आता है वही मूल्य कहलाता है। अच्छा। उसके बाद कई लोग, कई शिक्षा शास्त्री या कई विद्वान मूल्यों से संबंधित परिभाषा दी है। तो उसमें कुछ खास करके मुख्य रूप से जो हम जाने जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अर्बन नाम से एक शिक्षा शास्त्री ने परिभाषित की है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। तो उसके बाद काने नाम से एक विद्वान ने दिया है, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या प्रतिमान हैं जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार काने ने परिभाषित की है। उसके बाद मैकेंजी नाम से एक विद्वान है, तो उनकी परिभाषा है, सुख को मूल्य की अनुभूति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उसके बाद वुड्स नाम से एक शिक्षा शास्त्री है, मूल्य मानव व्यवहार के घटक तथा निर्धारक तत्व हैं। ये आदर्श और ध्येय दोनों का कार्य करते हैं। और अगर इस प्रकार हम शिक्षा शास्त्री या विद्वानों पर ध्यान दें तो हमारे भारत देश से संबंधित राधा कमल मुखर्जी नाम से एक बहुत मशहूर व्यक्ति थे। इन्होंने मूल्य एक व्यक्ति के पसंद किए गए विचार और व्यवहार होते हैं। उसके बाद आल्पोर्ट नाम से एक विदेशी विद्वान ने दिया है, मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। तो इस प्रकार
ये परिभाषाएं मूल्यों हैं। की परिभाषा उसके बाद है। हम आगे बढ़ेंगे मूल्यों से संबंधित विशेषताएं। जी। तो मूल्यों में क्या क्या विशेषताएं हैं जो हम लागू करें हाँ जी। शिक्षण संस्थाओं में या समाज में, दैनिक जीवन में। जी। तो पहला अंश आएंगे यहाँ, समाज में उचित या सार्थक माने जाते हैं। जी। तो जो मूल्य जो हैं, आप दुनिया में किसी भी देश जाइए, किसी भी समाज जाइए, तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो साक्षर हो निरक्षर हो, तो जरूर मूल्यों को अपनाते हैं। जी, मूल्य के बिना कुछ संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यक्ति काम करने से पहले या कार्य करने से पहले सोचता है जी। या इसको करूं या छोड़ दूं। तो इस प्रकार जो विकल्प वो लेता है, तो इसको हम मूल्य कहते हैं। जी। तो इसके बाद दूसरे बिंदु पर ध्यान देंगे, लोगों को समूह में माने जाते हैं या बांटे हैं। जी। तो इस प्रकार ये जो मूल्य जो हैं, लोगों को बांटा जाता है समाज में। उसके बाद सोचने या व्यवहार करने के प्रतिमानों या ढंगों में गंभीरता से लिए जाते हैं। जी। ये जो हम मूल्य कह रहे हैं, तो मूल्य सोचने के व्यवहार को गंभीरता से लिया जाता है। गंभीरता से मतलब सीरियसली, जो भी हम सीरियस लेकर उसको व्यवहार में लाया जाता है, तो उसको हम मूल्यों की विशेषता के रूप में लेते हैं। उसके बाद भूतकाल के सामाजिक धरोहर होने के नाते भावना से युक्त होते हैं। तो ये जो भूतकाल से संबंधित जो भी सामाजिक धरोहर है, तो उससे संबंधित भावनाओं को लेकर वर्तमान या भविष्य काल को निर्धारित करते हैं ये मूल्य। जी। उसके बाद पांचवा, अधिकतर लोगों द्वारा महत्वपूर्ण मानी वाली वस्तुओं का भावुक होते हैं। तो कई लोग, अगर कोई मूल्य से संबंधित हम विषय को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, तो उसी मूल्य को लेकर कई लोग उसके पीछे व्यवहार करते हुए, अपनाते हुए दैनिक जीवन में लागू करते हैं। जी। तो ये जो महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में लिया जाता है अन्य लोगों के द्वारा। जी। उसके बाद समाज में एक व्यक्ति पर वे सामाजिक दबाव या प्रभाव या सामाजिक नियंत्रण डालने का कार्य करते हैं। अभी अभी हम बात कर रहे थे सामाजिक दबाव। हम उसको दबाव के रूप में भी नहीं सोचते हैं। कोई कार्य करने से पहले इससे किसी को नुकसान होता है या किसी को नष्ट पहुंचता है, सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम दबाव के रूप में लेना पड़ेगा। जी। तो ये जब मनुष्य काम करने से पहले दबाव में जाता है, उसको हम मूल्यों की विशेषता के रूप में लेते हैं। किंतु आगे बढ़कर यही हमारे लिए अच्छा कहलाता है, और जिसे हम नैतिक मूल्य कहेंगे। बिल्कुल। तो नैतिकता से जिस मूल्य को हम अपनाते हैं, वही नैतिक मूल्य कहलाएगा। मूल्य एक एकता के साधन के रूप में कार्य करते हैं। जब मूल्य हम हमारे व्यक्तित्व में या हमारे जीवन में उसको एक अनुप्रयुक्त करते हैं, मतलब लागू करते हैं। जी। तो जब ये लागू करते हैं, तो ये एकता के रूप में सभी लोग लागू करते हैं। जी। और कई समाज के लोगों द्वारा या जाति के लोगों द्वारा या परंपरागत जितने भी समाज हैं, ये सभी लोग जो है एकता के रूप में इन मूल्यों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जी। उसके बाद मूल्यों में मुख्य रूप से बाह्य की स्थिति आने पर समूह और संस्थाएं ऊपर उठ सकती हैं या लुप्त हो सकती हैं। मूल्यों में जो प्रायः ये देखा जाता है कि इस बहाव की स्थिति में कुछ संस्थाएं होते हैं, जैसे समाज की भलाई के लिए या समाज में रहने वाले लोगों के लिए खोली जाती है संस्थाएं। तो उन लोगों की सहायता करने के लिए शिक्षा के तौर पर या आर्थिक रूप में या मूल्यों के रूप में इन शिक्षण संस्थाएं खोली जाती है। तो ये शिक्षण संस्थाएं जो है मूल्यों के कारण कभी कभी ऊपर उठती हैं। जी। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर रामकृष्ण मठ को लेंगे, तो इस पूरे भारत देश में उनके केंद्र फैले गए हैं। तो ये रामकृष्ण मठ एक ऐसी संस्था है, इसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है और मेडिकल जैसे चिकित्सा के रूप में भी कार्य करती है, गरीबों को खाना देने में भी ये काम करते हैं। इस प्रकार तमाम सारे जो समाज में चाहिए, तो इस प्रकार मूल्यों को लेकर आगे बढ़ती हैं संस्थाएं। ऊपर भी उठ सकती हैं या कार्य अभाव में, कार्य करने में आर्थिक रूप से या मैन पावर में सहायता ना मिलने पर
ये संस्था जो है लुप्त होते हैं। लुप्त मतलब क्लोज हो जाते हैं, समाप्त हो सकती हैं जी। उसके बाद समाज में समझ और भलाई होती है और लोगों के परस्पर संबंधों में पूर्णता आती है। जैसे जिस समाज में मूल्यों का पालन या मूल्यों को अनुप्रयुक्त करते हैं, लागू करते हैं, तो उस समाज में कई लोग जो हैं कई लोगों को भलाई पहुंचती है और उसके साथ साथ कई लोगों द्वारा परस्पर संबंधों को मजबूत बना देता है, जी। उसके बाद विशेषताओं के बाद हम मूल्यों के कुछ अंग हैं। अंगों पर अगर ध्यान दें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के अंग हैं। जैसे ज्ञानात्मक अंग, इसको कॉग्निटिव मूल्य के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद भावनात्मक, जिसे इमोशनल वैल्यू के रूप में भी ले सकते हैं जी। उसके बाद व्यवहारात्मक बिहेवियरल वैल्यू के रूप में लेना है। इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये 3 प्रकार के अंग दिए गए हैं जी। उसके बाद मूल्यों का वर्गीकरण पर अगर हम ध्यान देंगे तो कई लोग, कई विद्वान, कई शिक्षा शास्त्री मूल्यों को बांटे हैं, विभाजित किए हैं, वर्गीकरण किए हैं। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, जिसे हम NCERT के नाम से जाना जाता है। ये एक पुस्तिका प्रकाशित की, डॉक्यूमेंट ऑन सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, में निम्नांकित 83 मूल्यों के बारे में व्यक्त की है। अच्छा। जैसे NCERT वाले जो है ये अनुसंधान के रूप में कार्य करती है और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में ये कई प्रकार के प्रयोग या अनुसंधान किए हैं इसके द्वारा। अच्छा। ये जो मूल्यों के बारे में अनुसंधान किया गया है इस संस्था के द्वारा या संस्था के माध्यम से, इसमें 83 मतलब 83 मूल्यों के बारे में चर्चा की है। इसमें इस पुस्तक में प्रस्ताव लाए हैं। तो ये जो 83 मूल्य हैं, ये मूल्य कई प्रकार के, जैसे गांधीवाद से लिए हैं, कुछ धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथों से भी लिए हैं, और हमारे संविधान है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ये मूल्यों को लिए हैं। ये जो 83 मूल्य हैं, तो उसके बारे में हम अगर गहन अध्ययन करेंगे तो समय कम है, इसलिए आप लोगों को कुछ उससे संबंधित 83 मूल्यों के बारे में प्रस्ताव लाऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जी। जैसे पुस्तिका के संपादक हैं VR गोयल। ये मूल्य शिक्षा आयोग समितियों और गांधी साहित्य से ली गई है जी। जैसे अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो ब्रह्मचर्य, दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना करना, अस्पृश्यता का बहिष्कार करना, नागरिकता, इस प्रकार आपको 83 मूल्य आएंगे। आपको समय कम है इसलिए आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरों के प्रति सहृदयता, दूसरों से सरोकार रखना, सहयोग, स्वच्छता, करुणा, सर्वसामान्य हित, सबकी भलाई, सौजन्य, जिज्ञासा, लोकतांत्रिक निर्णय लेना, भक्ति भावना, व्यक्ति की गरिमा का आदर करना, शारीरिक श्रम की गरिमा का आदर करना, कर्तव्य भावना, अनुशासन, सहनशीलता, समानता, मित्रता, विश्वसनीयता, भाईचारा, स्वतंत्रता, दूरदर्शिता, इस प्रकार शिष्टाचार, सज्जनता, कृतज्ञता, ईमानदारी, सहायता या उपयुक्तता, उसके बाद मानवीय दृष्टिकोण, स्वस्थ जीवन यापन, पहल, सत्यनिष्ठा, न्याय, दयालुता, पशुओं के प्रति दयालु भाव, कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना, अहिंसा, राष्ट्रीय एकात्मकता, आज्ञाकारिकता, शांति, समय या सदुपयोग, समयशीलता, देशभक्ति, श्रद्धा, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, साधन संपन्नता, नियमितता, दूसरों के प्रति सम्मान, वृद्धों के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, सादा जीवन, सामाजिक न्याय, आत्मानुशासन, स्वावलंबन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मोपजीवन, उसके बाद स्वाध्याय, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, समाज सेवा, मानव मात्र की एकता,
सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सदा सद्विवेक, समाजवाद, सहानुभूति, धर्मनिरपेक्षता, अन्वेषण वृत्ति, समूह कार्य, सत्यता, सहिष्णुता, सार्वजनीन सत्य, सार्वजनीन प्रेम, समूह भावना, राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। इस प्रकार 83 बहुत विस्तार से है, तो याद रखना कम समय में काफी मुश्किल है। इसलिए आप लोग मुख्य रूप से जो बिंदु है उन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा आप लोगों को फायदा होगा। इस प्रकार वीएन रेड्डी ने, जो मशहूर शिक्षा शास्त्री कहलाते हैं, इन्होंने ये अपनी पुस्तक मैन, एजुकेशन एंड वैल्यूज, एक पुस्तक लिखी इन्होंने। तो इस पुस्तक में कई प्रकार के मूल्यों के बारे में वर्गीकरण किए। तो सबसे पहला बिंदु है भौतिक मूल्य। तो इसमें ये सहायक मूल्य होते हैं। प्रत्येक दर्शन में भौतिक चीजों को समस्त उद्भव व विकास का आधार माना गया है। उसके बाद दूसरा है आर्थिक मूल्य। समस्त समाज तथा उसकी प्रणाली आर्थिक मूल्यों पर आधारित है। उसके बाद अंतिम वर्गीकरण है रेड्डी के इसमें इस किताब में व्यक्त किए इन्होंने, तो मनोवैज्ञानिक मूल्य। इन्हें इन्होंने पुनः फिर बांट दिए हैं, अन्य वर्गीकरण किए हैं। बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक मूल्यों के अर्थात सत्य, शिव और सुंदर में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो सत्य, शिव, सुंदर जो है हिंदी साहित्य में लिया जाता है हम लोग, तो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे संस्कृत शब्द है ये। उसके बाद अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग के द्वारा वर्गीकरण किया गया है और ये मूल्यों के बारे में प्रस्ताव रखा गया है। जैसे सन 1951 में यह आयोग सरकारी पाठशालाओं के लिए कुछ मूल्य निर्धारित किए थे। जो अमेरिका शिक्षण संस्थाओं के लिए, वहां के छात्रों के लिए कुछ मूल्यों के निर्धारण किए हैं। जैसे मानव व्यक्तित्व के प्रति आदर करना, व्यक्तित्व के नैतिक जिम्मेदारी को निभाना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग द्वारा दिए गए कुछ मूल्य। इसमें तीसरा बिंदु आएंगे सामान्य सहमति, सत्यनिष्ठा, समानता, आनंद की खोज करना, श्रेष्ठता के लिए आदर करना, आध्यात्मिक संवर्धन करना। इस प्रकार ये अमेरिका आयोग के द्वारा दिए गए मूल्य हैं। उसके बाद अर्बन के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग हैं। यहाँ जैविक मूल्य नाम से इन्होंने विभाजन किया है। फिर जैविक मूल्य में 3 प्रकार के मूल्य आएंगे हमको, शारीरिक मूल्य, मनोरंजन मूल्य, आर्थिक मूल्य। इस प्रकार उपविभाग किए हैं इन्होंने, उपवर्गीकरण किए हैं जैविक मूल्यों के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा आएंगे आपको अति जैविक मूल्य। फिर अति जैविक मूल्य में सामाजिक मूल्य लिए हैं, फिर सामाजिक मूल्य को फिर 2 उपभागों में विभाजन किए हैं, असहचर्य मूल्य और चारित्रिक मूल्य। इस प्रकार उसमें सामाजिक मूल्यों में फिर 2 उपविभाग हैं। उसके बाद हम अर्बन का वर्गीकरण में जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, इसमें फिर 3 उपभाग प्रस्ताव रखे इन्होंने, सौंदर्य मूल्य, बौद्धिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। इस प्रकार 3 मूल्यों के रूप में इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। उसके बाद शेवर तथा स्थरों 9 मूल्यों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किए हैं। जैसे सौंदर्यात्मक मूल्य, सहायक मूल्य, नैतिक मूल्य। उसके बाद ये शेवर का होने के बाद राकी के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण पर ध्यान देंगे हम लोग। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं इसमें। अंतिम मूल्य, शांतिमय विश्व, आरामदायक जीवन, सौंदर्य का विश्व, परिवार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, आनंद, आत्मसम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रसन्नता आदि। इस प्रकार राकी ने मूल्यों का वर्गीकरण किए हैं। फिर इनका दूसरा वर्गीकरण है सहायक मूल्य। इसमें फिर कई मूल्य आएंगे, महत्वाकांक्षी मूल्य, समर्थ मूल्य, प्रसन्न मूल्य, स्वच्छ मूल्य, क्षमाशील मूल्य, सहायक मूल्य, ईमानदारी, स्नेही, तार्किक, आज्ञाकारी, विनम्र, उत्तरदायी, आत्मनियंत्रण और कल्पना प्रिय आदि। इस प्रकार ये सहायक मूल्यों के अंतर्गत इन्होंने वर्गीकरण किए हैं।
उसके बाद राकी ने इन मूल्यों को मापन के लिए अच्छा। एक प्रयोग किए हैं इन्होंने। तो इन प्रयोगों को निष्कर्षों के आधार पर एक पुस्तक लिखे इन्होंने। तो सर्वेक्षण उपकरण नाम से बहुत विख्यात पुस्तक है ये। तो ये इस पुस्तक में इन्होंने तो नापने के लिए या मापन करने के लिए कुछ कारकों का नाम दिए हैं। विश्लेषण करके 7 कारकों को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ये प्रामाणिक मापन के मूल्य हैं। अच्छा। जैसे जेन स्टीफेंसन ने अपनी पुस्तक वैल्यूज इज एजुकेशन में मूल्यों को 2 मुख्य रूपों में बांटा है। जैसे हम मूल्यों से संबंधित वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ महान विद्वान या शिक्षा शास्त्री जो वर्गीकरण किए हैं, तो एक एक विद्वान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इधर विद्वान को लेते हुए उनसे संबंधित जो वर्गीकरण किया गया है मूल्यों के अंतर्गत, उन पर ध्यान देते हुए थोड़ा सा आप रफ नोट्स में लिखते हुए आगे बढ़ना है जी। इसमें जेन स्टीफेंसन ने अपनी पुस्तक वैल्यूज इज एजुकेशन में 2 मुख्य रूप से वर्गीकरण किया है इन्होंने। जैसे अभी कुछ 3 या 4 प्रकार के पुस्तकों के नाम आया है, प्रस्ताव रखे हैं हम यहाँ। तो पुस्तक का नाम, रचनाकार का नाम सामने लिखते हुए एक टेबल बनाइए। हाँ, टेबल में लिखने से थोड़ा परीक्षा से पहले एक बार आप लोग उसको रिवीजन कर सकते हैं जी। और कभी भी आप दोहरा सकते हैं उसको जी। इसमें आसुरी या राक्षसी मूल्य, इसमें इन्होंने फिर उपविभाग किए हैं। आनंद प्राप्त के लिए मूल्य, अहंकारिकता के मूल्य। उसके बाद दूसरा है दैवी या सद्गुणी मूल्य। तो इसमें 2 उपविभाग किए हैं इन्होंने, नैतिक मूल्य, उद्देश्य पूर्ति के लिए मूल्य, इस प्रकार। फिर नैतिक मूल्य 3 प्रकार के होते हैं जेन स्टीफेंसन के अनुसार। वैल्यूज इज एजुकेशन में बताया है, देशभक्ति के लिए मूल्य, प्रजातंत्रीय मूल्य, परंपरागत नैतिक मूल्य। इस प्रकार इन्होंने नैतिक मूल्यों को 3 प्रकार बांटा है जेन स्टीफेंसन अपनी पुस्तक वैल्यूज इज एजुकेशन में जी। उसके बाद नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम मूल्य क्या है, शाब्दिक अर्थ, उसके बाद उससे संबंधित विशेषताएं, हाँ, और विभिन्न विद्वानों ने जो उन पे अपने मत दिए हैं, वर्गीकरण किए हैं, वर्गीकरण पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपने जो भी वर्गीकरण किए हैं उस पे अभी हमने चर्चा की है। आगे हम निकलेंगे नैतिक मूल्यों से संबंधित, जो मूल्यों में ही एक निहित एक अंश है, एक बिंदु है ये नैतिक मूल्य जो है। इसको हम मोरल वैल्यू कहते हैं। ये शब्द जो है लैटिन के मोरेस का परिवर्तित रूप है जी। नैतिक मूल्य का अर्थ मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित करने के नियम, उन नियमों के मूल्यांकन करने के सिद्धांत, इनसे युक्त विषय ही मूल्य है। ये जो सामान्य रूप से ये परिभाषा है मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से संबंधित। उसके बाद अगर थोड़ा सा और विस्तार से हम देखेंगे परिभाषा का, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण करता है, सांस्कृतिक मर्यादाओं और प्रतिमानों का स्वागत करता है। अभी अभी हम चर्चा की है, समाज में रहते हैं तो अपनी व्यक्तिगत जीवन में जितना ही उनको फ्रीडम मिलता है तो उसी सीमा में रहता है, दूसरों को नष्ट या तकलीफ नहीं पहुंचाता है व्यक्ति, उसी सीमा में रहते हुए अपना जीवन यापन करता है जी। उसके बाद वह अपने धर्म, संस्कृति और समाज में मानी प्रतिमानों का स्वागत करता है जी। बिल्कुल आप किसी भी समाज में रहिए, चाहे आप अफ्रीका से संबंधित समाज में रहिए या जनजातियों से संबंधित समाज में रहिए या एकदम मॉडर्न डेवलप्ड कंट्री में अगर आप जाएंगे तो उस समाज में जो भी धर्म अपनाया जाता है या संस्कृति है वहाँ की जी। तो उसको बिल्कुल अपनाते हुए आप आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आप पीछे ही रह जाते हैं उस समाज में। उसके बाद नैतिक मूल्यों में अगला बिंदु है, वह अपने धर्म, संस्कृति और समाज में मानी प्रतिमानों का स्वागत करता है। उसके बाद सभी धर्म और संस्कृतियों में विविध मूल्यों के बारे में बताया गया हित। तो इस प्रकार जो भी जिस धर्म को अपनाता है या जिस संस्कृति को अपनाता है
उस धर्म संस्कृति में जो भी सिद्धांत होते हैं पालन करने के लिए, उन सिद्धांतों को जरूर वो अपनाता ही है दैनिक जीवन में। उसके बाद नैतिकता का अध्ययन ही एथिक्स है। जैसे हमको सिलेबस में दिया है, पाठ्यक्रम में दिया है एथिक्स नाम से। एथिक्स कुछ अलग चीज नहीं है, नैतिक मूल्यों से संबंधित है। जैसे नैतिक मूल्यों का जो अध्ययन किया जाता है, इन अध्ययन को ही एथिक्स कहते हैं जी। 1959 में श्री प्रकाश के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की। तो ये श्री प्रकाश ने कुछ मूल्यों के बारे में बताया है। इस समिति के द्वारा दिए गए मूल्य हैं। नैतिक मूल्यों का विशेष रूप से अर्थ है मानव का आचरण या व्यवहार जो दूसरे व्यक्ति के प्रति विभिन्न परिस्थितियों में होता है। ये श्री प्रकाश जो केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की गई थी श्री प्रकाश के नेतृत्व में 1959 में। ये लोग कहते हैं नैतिक मूल्यों का विशेष रूप से अर्थ है मानव का आचरण या व्यवहार। तो इसी को हम नैतिक मूल्य के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कोई भी चीज जो हमें दूसरों के साथ सही प्रकार या सदव्यवहार करने में सहायता करती है वह नैतिक मूल्य। वही बात, जैसे हम कहते हैं हम उसको अपनाते हैं लेकिन उसको उस नजरिए से नहीं देखते हैं। तो अलग रूप से जब हम नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं तो समझते हैं, फिर ये हम पालन करते हैं दैनिक जीवन में, ऐसा लगता है हमको। उसके बाद वह कोई भी चीज जो हमें अपनेपन से बाहर ले जाती है और दूसरों या किसी बड़े कारण की भलाई के लिए त्याग करने को प्रेरित करती है, यह आध्यात्मिक मूल्य होती है जी। जैसे बिल्कुल कोई भी धर्म अपनाइए आप जी। किसी भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचे जी। बिल्कुल नहीं कहता है धर्म। सभी लोगों की भलाई के लिए ही प्रत्येक धर्म अपने धर्म ग्रंथों में कई सिद्धांत बताए जी। तो इस प्रकार तीसरा बिंदु है नैतिकता के तत्वों पर अगर हम ध्यान देंगे तो फ्रेंच देश से संबंधित एक शिक्षा शास्त्री हैं दुर्खिम नाम से, अपनी विख्यात पुस्तक एक है मोरल एजुकेशन नाम से पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने 3 प्रमुख तत्व बताए हैं। इसमें पहला है अनुशासन की भावना, उसके बाद त्याग की भावना, उसके बाद आत्मनिर्भरता। इस प्रकार दुर्खिम ने अपने पुस्तक मोरल एजुकेशन में 3 तत्व बताए हैं। तो आप दुर्खिम नाम लिखिए, फ्रेंच से है इन्होंने, यूरोप महाद्वीप से। उसके बाद ये 3 तत्वों को उसके सामने अगर आप नोट करेंगे तो आराम से याद रहेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दुर्खिम के बाद SCRT नई दिल्ली के प्राध्यापक DV सिंह एक प्रोफेसर है, इन्होंने बहुत विद्वान है शिक्षा के क्षेत्र में। अपनी रचना माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा 2000 नाम से लिखे हैं इन्होंने जी। इसमें मूल्यों के बारे में बताया। ये SCRT से संबंधित एक शिक्षा शास्त्री है। अच्छा। नई दिल्ली के SCRT संस्थान में। उसके बाद कोहलबर्ग और लॉरेंस के अनुसार व्यक्ति में नैतिकता के विकास में 3 स्तर होते हैं। जैसे हम एक विद्वान या शिक्षा शास्त्री से संबंधित हम मूल्यों के बारे में वर्गीकरण हो या स्रोत हो या तत्व हो हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ कोहलबर्ग और लॉरेंस ये मनोवैज्ञानिक भी थे। अच्छा। उसके साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे इन्होंने। तो ये 3 मुख्य स्तर बताए हैं। इसमें पहला स्तर है पूर्व नैतिक स्तर, उसके बाद परंपरागत भूमिका निर्वहन का नैतिक स्तर जो परंपरागत से चली आ रही है। उसके बाद तीसरा बिंदु है स्वयं स्वीकारे गए नैतिक सिद्धांतों का नैतिक स्तर। इस प्रकार कोहलबर्ग और लॉरेंस ने 3 मुख्य स्तर बताए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। SCRT नई दिल्ली का एक प्रकाशन है। तो इस संस्था के द्वारा एक प्रकाशन प्रकाशित की गई है मानवीय मूल्य विकास व्यवहारिक आचरण भाग 2 में इस नैतिक मूल्यों के बारे में या नैतिक शिक्षा के बारे में प्रस्ताव है। तो इसमें 3 सोपान बताए हैं।
प्रथम सोपान है नैतिक शिक्षा से साधुता आए और जीवन को सुखी मिले। जैसे हम नैतिक शिक्षा को अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर लागू करेंगे तो वहाँ का छात्र ये अपनाता है, नैतिक शिक्षा से साधुता मिलता है, उसके साथ साथ जीवन को सुखी में डाल देता है। जैसे जीवन यापन के लिए तो किसी न किसी नौकरी में तो जाना ही पड़ेगा प्रत्येक समाज में रहने वाले व्यक्ति को। उसके साथ साथ जहां तक मिले उनको उसी से संतुष्ट होकर सुखी जीवन जीता है और जीवन यापन करता है। बिल्कुल अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे आते समय, तो वही जहां तक मिले उसी में ही संतुष्टि मिलती है। सही है। उसके बाद द्वितीय सोपान है समस्या उत्पन्न होने से हल कर सके। बिल्कुल जब व्यक्ति या छात्र या बालक शिक्षित होता है तभी शिक्षा के साथ साथ ये नैतिक मूल्य प्राप्त करके जो भी समस्या होती है उसके जीवन में तो उसको हल कर सकता है जी, आसानी से हल करेगा। व्यक्तिगत गुण और सामाजिक मूल्यों की रक्षा कर सके जी, व्यक्तिगत गुण को रक्षा करें, उसके साथ साथ मूल्यों की समाज में निहित जो मूल्य हैं उनकी भी रक्षा करें। उसके बाद तृतीय सोपान है दूसरों की समस्याओं को समझें, उनके प्रति संवेदनशील बन सके और समस्याओं को हल करने में सहायता कर सके जी। तो इस प्रकार अगर आप समझेंगे तो वही चीजें हैं जो हम जानते ही हैं। इनको समस्याओं को समझता है, उसको कैसे हल करना जी, उसमें खूबी होती है बिल्कुल शिक्षित व्यक्ति में जी। कई उदाहरण ले सकते हैं इसमें। जैसे महान व्यक्ति किसी को भी लीजिए आप, महात्मा गांधी को लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, सचिन तेंदुलकर को लीजिए, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को अगर आप लेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति में कई समस्याएं हैं। बचपन में हो सकते हैं, युवावस्था में हो सकते हैं या बड़े होने के बाद भी हो सकते हैं। तो कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वे लोग इस प्रकार ये नैतिक मूल्य या नैतिक शिक्षा के साथ ये लोग अपना कर कई विकल्पों को ढूंढ कर तो समस्याओं को हल करके आगे बढ़े हैं, महान बन गए हैं। उसके बाद प्रोफेसर धर्मपाल मीनी ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है भारतीय जीवन मूल्य। इसमें इन्होंने कहा है नैतिक जीवन मूल्यों में कर्तव्य पालन, ईमानदारी, त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सदाचार, शिष्ट व्यवहार, सत्यनिष्ठा और व्यवस्था के प्रति आदर को लिया जा सकता है। इस प्रकार नैतिक शिक्षा से संबंधित ये धर्मपाल मीनी ने, मतलब भारतीय शिक्षा शास्त्री है इन्होंने, तो भारतीय जीवन मूल्य से संबंधित पुस्तक में नैतिक मूल्यों के बारे में प्रस्ताव किए हैं जी। उसके बाद मूल्यों के कई स्रोत मिलेंगे हमको। अभी तक हम तत्व देखे हैं, वर्गीकरण देखे हैं, विशेषताएं उसके बाद एससीईआरटी के द्वारा और विशेषताओं के बारे में भी ध्यान दिए हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं पर जोर दिए हैं। उसके बाद स्रोत पर अगर ध्यान देंगे, मूल्यों के कई स्रोत हैं। जैसे स्रोत मतलब सोर्सेस जी। जैसे कोई वस्तु बनाना है तो रॉ मटेरियल से उस वस्तु बनती है जी। तो इस प्रकार अगर हम किसी शिक्षा से संबंधित किसी विषय को हम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं या उन पर अगर प्रयोग करना चाहते हैं या उसको लागू करना चाहते हैं तो कई प्रकार के स्रोत मिलेंगे हमको जी। इसमें संस्कृति है, धर्म है, दर्शन है, साहित्य है, विज्ञान, संविधान, सामाजिक प्रथाएं, इतिहास, जन प्रसारण के साधन। अगर इस पर ध्यान देंगे तो संस्कृति से भी मूल्य लिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में जी। उसके बाद धर्म से संबंधित अभी हम चर्चा कर रहे थे, कई धर्म हैं भारत देश में या विदेशों में, तो धर्म ग्रंथों में भी कई प्रकार के मूल्य मिलेंगे आपको जी। जैसे अगर आप ईसाई धर्म को लेंगे तो प्रेम तत्व सबसे पहला आता है वहाँ। अगर आप इस्लाम धर्म को लेंगे तो ज़कात आएंगे। अभी अभी रमजान का महीना चल रहा है जी। तो ये खास करके उसी धर्म से धर्म के मुख्य सिद्धांतों में एक है। अगर आप हिंदू धर्म को लेंगे तो इसमें सत्य, अहिंसा से संबंधित कई सिद्धांत मिलेंगे। ये बिल्कुल मूल्य शिक्षा में या मूल्यों में लिए गए हैं जी। इस प्रकार संविधान, अभी बताया था मैं, संविधान से भी कई मूल्य हमारे भारतीय नागरिक को दिए गए हैं
जी। साहित्य से संबंधित भी। अगर आप साहित्य में कई विधाएं हैं, प्रत्येक विधा से आपको कई प्रकार के मूल्य मिलेंगे जी। उसके बाद सामाजिक प्रथाएं, जैसे प्रत्येक समाज अन्य समाजों से अलग है जी। कोई भी समाज उसमें समीपताएं पाई नहीं जाती, बिल्कुल कम समीपताएं पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादा समीपताएं नहीं पाई जाएंगी आपको। जी। इस प्रकार समाज में जो प्रथाएं या आचार विचार हैं, खान पान है, रहन सहन है, इस प्रकार इन चीजों से भी मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में लागू किए हैं। जी। इस प्रकार इतिहास से संबंधित जो भी राजाएं हैं या कई प्रकार के वंश प्रशासन किए हैं, भारत देश में हो सकते हैं या विदेशों में हो सकते हैं। जी। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक काल इतिहास, तो इस प्रकार कई प्रकार के कालों में विभाजित किया गया। अगर आप इतिहास पर भी ध्यान देंगे तो कई राजाओं के द्वारा या राजाओं के दरबार में कवियों के द्वारा लिखी गई जो भी साहित्य है जी। उसके माध्यम से भी हम मूल्यों को भी ले सकते हैं। जी। जन प्रसारण के साधन, मतलब मीडिया कह सकते हैं इसको आप लोग, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट, यूट्यूब भी ले सकते हैं वर्तमान काल में। तो ये जो है जन साधारण के साधन। कभी कभी प्रश्न बना सकते हैं, जैसे गूगल के द्वारा आप लोग कोई मूल्य से संबंधित स्रोत लिए हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? नीचे विकल्प दिया जाता है, स्रोत या विशेषताएं, इस प्रकार तमाम सारे विकल्प रहेंगे आपको जी। तो ये जो है मूल्य से संबंधित स्रोत के अंतर्गत गूगल आएंगे। हाँ, जन प्रसारण के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह अगर आप किसी ऐतिहासिक कार्य से संबंधित ग्रंथ दिया है कोई महान, जैसे नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, तो इसको देखकर ये किसके अंतर्गत आएंगे जी। तो बिल्कुल आप उसी विकल्प पर चयन करना है जो इतिहास से संबंधित है जी। इस प्रकार आप परीक्षार्थी जो है प्रश्न बनाने के योग्य हैं तो उत्तर भी देने के योग्य रहेंगे। बिल्कुल जी। प्रश्न भी बनाना है। इस प्रकार इस तरह प्रश्न बनाने से संबंधित जो भी कुशलता है या वो खूबी है उसको बिल्कुल अपनाना नहीं होगा परीक्षार्थी जी। मूल्य शिक्षा के अंतर्गत हम यह सार्वभौमिक मूल्यों से प्रेरित होकर आदर्शवादी शिक्षा होती है। जैसे हम मूल्य शिक्षा या नैतिक शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये जो मूल्य शिक्षा है सार्वभौमिक मूल्यों से प्रेरित होती है। बिल्कुल आदर्शवादी शिक्षा होती है। उसके बाद मूल्यों में आस्था रखने वाले शिक्षकों या प्रौढ़ों द्वारा की जाती है जी। जैसे शिक्षा से संबंधित कई लोग आस्था रखते हैं जी। अगर आप इतिहास में देखेंगे या शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो कई लोग जब आप हिंदी अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण में प्रवेश करते हैं जी। तो आप शिक्षा से संबंधित जो भी विषय है जी। उसमें आप लोग पढ़े होंगे जब परीक्षा देते समय या क्लासेस जब उपस्थित रहते हैं आप उस समय चर्चा किए होंगे कई जाकिर हुसैन से लेकर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, ये सभी लोग जो है शिक्षा से आस्था रखने वाले या आस्था रखे वाले विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की विधियों से प्रदान की जाती है। ये जो मूल्य शिक्षा है औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, दोनों रूपों में ये जो मूल्य शिक्षा प्रदान की जाती है। अनपढ़ व्यक्ति में भी मूल्य होते हैं। आप देखिए अगर आप बाजार में जा रहे हैं तो वो अगर कोई बूढ़े लोग रोड पार करना है तो कोई ना कोई आके उसको पार करने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप शिक्षित हो जी। वो जरूरत नहीं है, चाहे वो साक्षर हो निरक्षर हो, कोई भी मदद कर सकते हैं कुछ चीजों, इसमें मूल्य निहित होते हैं। हाँ जी। अनपढ़ होने पर भी मूल्यों के स्रोतों पर ध्यान दिए। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता, शांति, प्रेम, पारंपरिक आदान प्रदान और सहयोग पर बल देती है मूल्य शिक्षा जी। उसके बाद मानव निर्माण करने के विचार से प्रदान की जाती है। मनुष्य या मानवीय मूल्यों को निर्माण करती है जी। उसके बाद व्यक्ति
अधिमानव बन सकता है मूल्यों से। अधिमानव मतलब सुप्रीम, जी सुपर पावर कह सकते हैं इसको आप। जी। तो इस प्रकार बनने में मूल्य शिक्षा जो है मदद करती है। जो व्यक्ति अपने आप में सभी नैतिक मूल्यों को अगर अपनाता है तो वो सुपरमैन या जिस तरह कहा जाता है कि एकदम ऊपर उठता है, तो ये सब नैतिक मूल्यों से ही संभव हो पाता है। बिल्कुल जी। जब तक आप नैतिक मूल्य अपनाएंगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेंगे, आदर नहीं मिलेंगे समाज में। जी। उसके बाद भारतीय संविधान में निहित मूल्य, अभी अभी मैं बताया था कुछ मूल्य ऐसे हैं संविधान से भी लिए गए हैं जी। संविधान से भी भारतीय नागरिकों को भी दिए गए हैं। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, यह एक मूल्य है। उसके बाद न्याय, जिसे हम अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं जी। उसके बाद स्वतंत्रता, जिसे लिबर्टी कहते हैं हम लोग, समानता, जिसे हम इक्वालिटी कहते हैं, बंधुत्व, फ्रैटर्निटी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, उसके बाद समाजवाद, सोशलाइजेशन। जी। उसके बाद मूल्य शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य है हम मूल्य शिक्षा पढ़ने के? जी। क्यों हम शिक्षा के क्षेत्र में, पाठशाला हो या उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थाओं में मूल्य शिक्षा क्यों लागू करना चाहिए? जी। इसके कई उद्देश्य हैं, जैसे सामाजिक विकास के लिए, बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति और समाज अलग नहीं है, दोनों को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू। जी। जैसे सिक्के को दो पहलू जैसे होते हैं, व्यक्ति और समाज ऐसे हैं, तो दोनों को अलग नहीं करते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार विकास करता है उसके साथ साथ समाज का भी विकास होगा। जी। बिल्कुल, अगर अलग करके हम बिल्कुल सोचना भी गलत जैसा ही है जी। या सोचने में भी परे हैं वो। जी। बिल्कुल। उसके बाद आर्थिक विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार को संभालना है, देखभाल करना है, तो जरूर आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और आर्थिक विकास उस व्यक्ति में होनी चाहिए। जी। इस उद्देश्य के लिए नैतिक मूल्य या मूल्य शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में होना है। और सांस्कृतिक विकास, जिस संस्कृति में रहता है व्यक्ति, चाहे दुनिया में किस देश में हो, किस समाज में हो, तो किसी न किसी संस्कृति या सांस्कृतिक परिवेश में रहता है वो। जी। बिल्कुल, अगर आप भारत देश में देखेंगे तो कई प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश मिलेंगे आपको। जी। उत्तर भारत में भी अलग अलग परिवेश मिलेंगे। अगर आप दक्षिण भारत में आएंगे तो प्रत्येक भाषा राज्य में अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश मिलेंगे आपको। जी। तो इस प्रकार ये जो सांस्कृतिक परिवेश विकास करने के लिए मूल्य शिक्षा की जरूरत है। जी। उसके बाद राजनीतिक विकास, जिस समाज में रहता है, जिस देश में रहता है, जिस राज्य में रहता है, किसी न किसी प्रशासन के अंतर्गत ही रहना पड़ता है प्रत्येक भारतीय नागरिक को। इसलिए जिस प्रशासन में जीवन यापन करता है उस प्रशासन से संबंधित राजनीतिक, या उसको हम पॉलिटिकल कहेंगे, जी, पॉलिटिकल विकास, डेवलपमेंट भी उनमें होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री से लेकर संविधान से लेकर मंत्रियों के बारे में कम से कम प्राथमिक रूप से जानकारी उसमें होनी चाहिए। इसलिए अगर आप पाठ्यक्रम में ध्यान देंगे, पाठशाला स्तर पर शुरू से ही संविधान के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में इसलिए दिया जाता है जानकारी छात्रों को। उसके बाद पर्यावरण संबंधी विकास, जिस पर्यावरण में रहता है पर्यावरण के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। जी। क्योंकि पर्यावरण में अभी अभी बात चल रही है, इसलिए पर्यावरण से संबंधित डिजास्टर मैनेजमेंट नाम से एक टॉपिक लेकर कई रोजगार से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिस पर्यावरण में रहता है व्यक्ति, पर्यावरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण को हम कैसे देखभाल करना है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि पर्यावरण को अगर हम नष्ट करेंगे तो वो जो नष्ट है अगली पीढ़ियों पर पड़ता है। जी। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्यावरण संबंधी विकास भी मूल्य शिक्षा के द्वारा ही साध्य है। जी। उसके बाद मूल्य शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? हम परीक्षार्थी ध्यान दें
तो एक एक विषय को लेकर फिर शिक्षक के स्तर पर आए हम लोग, शिक्षक के क्षेत्र में आए, क्योंकि शिक्षक ऐसे व्यक्ति है मूल्य शिक्षा या नैतिक मूल्यों को छात्रों में लागू करने में या छात्रों को प्राप्त करने में सबसे बड़े योगदान शिक्षक का ही होता है। इसलिए शिक्षक तक हम लाना पड़ेगा नैतिक मूल्यों को। शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक छात्रों के साथ प्रेम प्रोत्साहन देने का व्यवहार करें। जब शिक्षक प्रेम या प्रोत्साहन से व्यवहार करता है तभी छात्र उसके साथ अच्छा संबंध रखता है जी। अपने जो समस्याएं हैं शिक्षा प्राप्त करने में, तो उन समस्याओं को लेकर छात्र जो है शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है, सर इसमें मुझे कठिनाई है जी। तो इस विषय पढ़ते समय कठिनाई है, तो इसमें मुझे ये समस्या पैदा हो रही है जी। तो तब शिक्षक वो जानकर शिक्षक छात्र को समस्या को दूर करने में मदद करता है और जो जिस विषय में उसको कठिनाई हो रही है उसको देता है जी। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी की ओर शिक्षक देखे और मुस्कुराते हुए बात करें। ये आप प्रशिक्षण के तौर पर जैसे जब शिक्षण अभ्यास करते हैं, शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत हमारे गाइड जो हैं बिल्कुल बताते हैं कि इस प्रकार आप कक्षा में व्यवहार करें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रेम से छात्रों से व्यवहार करें। ये ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। विद्यार्थी से पूछे कि वे क्या बनना चाहते हैं जी। बड़े होकर। तो बार बार हम घर में परिवार में भी छात्रों हमारे बच्चों से पूछते हैं और छात्रों से पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं जी। तो इस प्रकार पूछें, उसके लायक तैयार करें उनको। तो इस प्रकार तैयार करने में ये जो नैतिक मूल्य या मूल्य शिक्षा जो है आपको काम आएंगे जी। उसके बाद क्या सीखना चाहते हैं, तो शिक्षण संस्था में प्रवेश करके क्या सीखना चाहते हैं वे लोग, किस विषय में रुचि रखते हैं, रुचियों के बारे में भी ध्यान देना जी। प्रश्न पूछने की कला सिखाना है बच्चों में जी। जैसे हमेशा शिक्षा की प्रश्न नहीं करना है बल्कि छात्रों को कोई मजबूर करना है जी। प्रश्न पूछते हुए वो प्रश्न बनाए। उसके बाद सभी छात्रों से समान व्यवहार करें, किसी प्रकार का भेदभाव ना दिखाएं। ये जानते हैं आप लोग, प्रशिक्षण के समय आप पढ़ चुके हैं जी। विद्यार्थियों के प्रति कठोर शब्द प्रयोग ना करें। ये अक्सर कहा जाता है कि इस प्रकार कठिनता से बिल्कुल सरल शब्द प्रयोग करना है। हमारी मानसिकता कैसी भी हो बिल्कुल छात्रों से उस तरह व्यवहार करें जिस प्रकार उन लोगों को ठोस ना पहुंचे जी। निराशापूर्ण दृष्टि से ना देखें, बिल्कुल निराशा के रूप में बच्चों को व्यवहार ना करें। सही उत्तर प्रश्न पूछने पर छात्रों को प्रोत्साहन दें। प्रश्न पूछने पर जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो जवाब देने पर उसको प्रोत्साहन करना है जी। उसके बाद भाषा शिक्षण द्वारा मूल्यों की शिक्षा, जैसे शिक्षक को लिए हैं हम भाषा से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो इसलिए भाषा शिक्षण के द्वारा कैसे हम मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं जी। मूल्य शिक्षा कैसे दे दें। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, हिंदी या आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र आप ध्यान दें इस पर जी। उसके बाद भाषा शिक्षण द्वारा मूल्यों के अंतर्गत 1986 शिक्षा नीति से संबंधित प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लैंग्वेज डेवलपमेंट नामक अध्याय में हिंदी की चर्चा संपर्क भाषा के रूप में की गई है जी। जैसे हिंदी भाषा को लेकर 1986 शिक्षा नीति में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम पर सिर्फ हिंदी को लिया गया है संपर्क भाषा के रूप में जी। ध्यान दें क्योंकि हम हिंदी भाषा से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो इस प्रकार इस आयोग से संबंधित लैंग्वेज डेवलपमेंट नामक अध्याय में सिर्फ हिंदी के बारे में दिया गया है। पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को महत्व देना है जी। भाषा के पाठों में जीवन मूल्य, जैसे भाषा से संबंधित हम अभी पाठशाला के स्तर पर जितने भी पाठ्य दिए गए हैं जी। सिलेबस दिया गया है, पाठों के आधार पर पाठों में मूल्यों को निहित करके मूल्यों को चयन करके
जी प्रस्तुत करना चाहिए पाठ्य पुस्तकों में। जी जैसे साहित्य में अगर देखेंगे तो कई विधाओं को लेकर या कोई महान व्यक्ति की जीवनी को लेकर, जी इस प्रकार कहावतों के आधार पर, नीति कथाओं के आधार पर, पाठों के अंत में प्रस्तुत निष्कर्ष वाक्यों के आधार पर जी हम उदाहरण देते हुए बच्चों में मूल्य शिक्षा प्रदान करना है। जी इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा पाठ में दिए गए संवादों के आधार पर, सामान्यकृत मान्यताओं के प्रसंगों में, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की उक्तियों में, जी इस प्रकार ये पाठ्य सामग्री से संबंधित है। उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आधार पर मूल्य शिक्षा कैसे हम प्रदान कर सकते हैं छात्रों में। जी उसके बाद इसमें देखिए खेलकूद, प्रस्तावना सभा, प्रार्थना सभा, जयंती, पर्व एवं उत्सव, समाजोपयोगी कार्य, बाल दिवस, वार्षिकोत्सव, विद्यार्थी संवाद, समितियां, इस प्रकार हम तमाम सारे माध्यमों के आधार पर हम नैतिक शिक्षा को छात्रों को देते हैं। उसके बाद मूल्य शिक्षा पाठ्यशाला में क्रियाएं। जी विद्यार्थी न्यायालय, सहकारी भंडार संचालय, स्वच्छ पखवाड़ा, खुला पुस्तकालय, अभिभावकों से संपर्क, जी सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी उसके बाद व्यावसायिक नैतिक मूल्य, प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। जी अंतिम बिंदु है ईमानदारी, हॉनेस्टी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, गोपनीय, कॉन्फिडेंशियलिटी, आदर करना, रिसेप्टिवनेस, रेस्पेक्टिवनेस। इस प्रकार हम प्रोफेशनल एथिक्स से संबंधित हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जी आपने बहुत अच्छा समझाया है नैतिक मूल्य क्या होते हैं, और भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भी जो तालिका बनाई है, तालिका के माध्यम से जो उन्होंने बताया है, इन सब की भी जानकारी आपने परीक्षार्थियों के लिए दी है, जो बहुत ही उपयोगी रहेगी। और इसके साथ जो अभी लाइव में नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए एक और सुविधा दी गई है, YouTube में भी इसे देखा जा सकता है। और सॉफ्टनेट कीवर्ड से आप लोग ये पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और छात्रों के लिए और परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। और उसके साथ साथ हम प्रोफेशनल एथिक्स के बाद कुछ अंतिम बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। अखंडता, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और न्याय के प्रति आज्ञा पालन, जिसको हम ओबीडियंस ऑफ लॉ कहते हैं। शिक्षक की कुशलताएं, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करता है, तो इसमें शिक्षक की क्या क्या कुशलताएं होनी चाहिए। जी जैसे धवे के अनुसार अध्यापन की प्रक्रिया में प्रत्येक शिक्षक को 10 दक्षताएं बताएं। जैसे आप लोग शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है, उस पेपर के अंतर्गत आप लोग 10 प्रकार की दक्षताओं के बारे में चर्चा की है। कॉम्पिटेंसीज कहते हैं इसको। अच्छा। 10 प्रकार के कॉम्पिटेंसीज, जैसे इस पर ध्यान देंगे तो विषय संबंधी दक्षता, जिस विषय पढ़ाने के लिए चयन किया जाता है व्यक्ति मतलब शिक्षक को, उस शिक्षक को उस विषय में दक्ष होना चाहिए। अगर आप हिंदी विषय पढ़ाने के लिए जा रहे हैं शिक्षण संस्था में, तो हिंदी से संबंधित भाषा को लेकर, व्याकरण को लेकर, साहित्य से लेकर सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी पाठ्य सामग्री जो है या सिलेबस है, उसमें जितने भी पाठ दिए गए हैं, पाठों से संबंधित भी आपके पास विस्तार से कभी कभी गहन अध्ययन करना होगा। उसके बाद मूल या संदर्भ दक्षताएं, कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज कहते हैं इसको अंग्रेजी में। उसके बाद वैचारिक दक्षताएं, कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसीज। उसके बाद लेन देन या प्रयोग दक्षताएं, जैसे विषय से संबंधित अगर आप प्रयोग करना है तो प्रयोग से संबंधित भी दक्षता आपके पास होनी चाहिए। जी। उसके बाद मूल्यांकन दक्षताएं, मूल्यांकन करने के लिए जैसे पाठ पढ़ाएं, आप उस पाठ से संबंधित मूल्यांकन करना है, मतलब किस स्तर तक छात्र शिक्षा प्राप्त की है, विषय ग्रहण किया, जी। तो उसको हम जांचने के लिए मूल्यांकन करना पड़ता है।
इसलिए शिक्षक के पास मूल्यांकन दक्षता होनी चाहिए। जी। उसके बाद शिक्षण सीखने सामग्री दक्षताएं, जैसे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम शिक्षण संस्था में, तो सामग्री से संबंधित भी दक्षता मतलब स्किल कुशलता आपके पास होनी चाहिए। जी। आपके पास अगर सामग्री बनाना या सामग्री छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की दक्षता नहीं है तो आपकी कक्षा जो है असफल होगी। जी। आपका पाठ जो है असफल होगा। जी। उसके बाद शिक्षेतर गतिविधियां दक्षताएं, मतलब शिक्षा से संबंधित ही नहीं है, शिक्षा से इतर गतिविधियों के संदर्भ में भी आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। जी। प्रबंध दक्षताएं, उसके बाद विद्यार्थियों के माता पिता से मिलकर काम करने का दक्षताएं, जैसे छात्र में कमी है, किसी विषय ग्रहण करने में कठिनता महसूस कर रहा है, तो माता पिता से हम बात करेंगे। माता पिता मतलब अभिभावक कहेंगे जी। और शिक्षक, ये दोनों मिलकर छात्रों की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अंतिम बिंदु है समाज तथा अन्य संस्थाओं से मिलकर काम करने की दक्षता। इस प्रकार शिक्षक की जो दक्षताएं हैं ये बिल्कुल ध्यान देना ही होगा। आप लोग 10 दक्षताओं पर ध्यान देकर उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना ही होगा। जी, जैसा कि सब जानते हैं शिक्षक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से समाज में एक छात्र को अच्छे कुशल नागरिक के रूप में अगर सामने लाना हो तो मात्र शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अच्छे अपने समाज में अच्छे व्यक्ति को सामने ला सकता है। तो इस तरह आपने अच्छे शब्दों में ये सब बताया है हमें। पहले तो नैतिक शिक्षा क्या होती है और इसमें एक छात्र के क्या नैतिक शिक्षा के संबंध में क्या क्या बिंदुएं हैं, और उसके बाद फिर शिक्षक की क्या कुशलताएं हैं, शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए इस संबंध में। तो जिस तरह से वे शिक्षक छात्र को किस तरह से मोटिवेट करें और उनको नैतिक शिक्षा दें, इन सब के बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, जो परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसके अलावा आप लोग आयोगों के बारे में और कुछ अन्य चीजों के बारे में ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो गया। अगले कार्यक्रम में फिर पुनः मिलेंगे। नमस्कार।